मैं करता हूँ क्वेश्चन। इसमें दिया है कि दिस इज़ अ सर्कुलर सिलेंड्रिकल वायर, जो कि मतलब प्लेन से बाहर आ रही है, स्क्रीन से बाहर आ रही है, और हमने क्या कर दिया, एक ऐसा क्वार्टर बना दिया। तो लॉन्ग थिन वाइल्ड पाइप है, रेडियस आर है, करंट आई है, अलोंग द लेंथ है, और ये यूनिफॉर्म दिया गया है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये जो पेरीफेरी में है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो करंट पर यूनिट लेंथ अगर लिखा जाए, लेट्स से मैं उसको लैम्डा लिख लेता हूँ, तो वो लिखा जाएगा आई अपॉन 2πr। नाउ अब मैं देखता हूँ कि बाबा हमसे पूछा क्या है कि ये जो क्वार्टर सेक्शन है इसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या होगी। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या किया जाए? उसमें कितना करंट फ्लो रहा है वो निकाल ले, हम्म उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। तो वो करंट तो I/4 आ जाएगा, इस सेक्शन में से जो करंट होगा वो तो I/4 आ जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे इसकी वजह से? चलो लंबे लंबे वायर में तोड़ के। हाँ, लंबे लंबे वायर में तोड़ के। तो क्या करते हैं, थोड़ी सी सिमेट्री का इस्तेमाल कर लेते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो व्हाट डू आई डू, मैंने एकदम बीचों बीच बना दिया, ये एक रेफरेंस लाइन बना दी ब्लू वाली, और उसके साथ में ये मैंने लिया एक एंगल थीटा पर डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, करंट है बाहर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर में कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ dB, तो वो लिखा जाएगा म्यू नॉट इंटू उसका करंट, वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अरे यार एक मिनट रुको, मेरा ये मार्कर काम नहीं कर रहा। इंटू, अरे शिट, एक मिनट रुको। हाँ, तो ये बन जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा अपॉन 2π इंटू दूरी आर। अब इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट का गेम करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट कि बाबा इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। समझे क्या क्या है, इससे आगे करूँ? तो कंपोनेंट बता दो। कॉम्पोनेंट बताएं? तो चलो देखो, यहाँ से थीटा पर अपने को सीता मिली, तो यहाँ से थीटा नीचे पर गीता मिली। तो इससे कुछ फ़ायदा होगा क्या, देखते हैं। तो इससे कुछ फ़ायदा होता हुआ यहाँ से ऐसे बनेगा गीता की वजह से। तो गीता की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और सीता की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो मुझे लग नहीं रहा कोई फ़ायदा हो रहा है इससे, तो इससे और बेटर कर लेते हैं रुको, है ना। ऐसे बीच से थीटा लेने का कोई मतलब मज़ा नहीं आया मुझे। तो मैंने क्या किया, ये रहा अपना क्वार्टर, इसमें से यहाँ से ये थीटा ले लिया, और इस थीटा पर मैंने ये डी थीटा ले लिया। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डी बी आ जाएगी। कैसे बनी, इस तरह से बनी। तो आई कैन से बाबा ये एंगल थीटा, तो ये 91 इज थीटा, तो ये थीटा बन जाएगा। तो थोड़ा सा अपन ये काम कर लेते हैं ना, ये एक्स कर लिया, ये वाई एक्सिस कर लिया, है ना, ऐसा कर लिया। तो अभी मैं करता हूँ कि बाबा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं लिखता हूँ कि एक्स के अलॉन्ग डी बी का जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा वो होगा डी बी। एक्स के अलॉन्ग क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस डी बी साइन थीटा माइनस जे कैप। तो इन दिस वे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है। अब वेक्टर को मैं लिखता हूँ, तो डी बी जो लिखा जाएगा वो होगा म्यू नॉट आई लिखा जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा अपॉन 2πr इंटू कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस डी बी, मतलब डी बी की वैल्यू वापस वहाँ से डाल दी। इसको इंटीग्रेट करेंगे बी नेट निकालने के लिए। इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 से, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 तक। अब तो कर पाएंगे इंटीग्रेशन? हाँ। हाँ जी, और बोलो बोलो, एनी अदर क्वेश्चन? EMI कैसे? EMI का है तो एक्सरसाइज 2 ख़त्म। चलो EMI पे चलते हैं। तो एक मिनट, मैं शीट खोलता हूँ। EMI, हाँ EMI में कौन सा एक्सरसाइज था बोलो? इसका O1 था सर। O1 में क्वेश्चन नंबर 17 नंबर। तो ये रहा 17 नंबर। मेटल डिस्क रोटेट्स फ्रीली बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड। तो यहाँ पर
ये दे रखा है दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, और यहाँ पर एक डिस्क इस तरह से रोटेट कर रही है, फिर यहाँ पर ये सेंटर है, सेंटर फिर ये है, फिर ये है और ये है, ये रजिस्टर R है। फिर यहाँ पर इसको ऐसे ओमेगा से रोटेट करवा दिया। तो अब पूछा क्या है कि बाबा करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, यही पूछा हुआ है। तो आपका क्या मानना है? इस पॉइंट को, सेंटर वाले पॉइंट को P बोला है और इस पॉइंट को Q बोला है। तो बताइए आपका क्या मानना है, करंट कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? अरे कुछ तो बोलो। किधर जाना चाहिए ये करंट? बोलो। आवाज नहीं आ रही बाबा, कुछ तो बोलो। नो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अगर आपकी तरफ से इनपुट नहीं आएगा कि आपने क्या किया या आपने जो भी गलत किया है, तो आई डोंट थिंक कि आई कैन डिस्कस इट लाइक दैट। आपकी तरफ से अगर कुछ इंटरेक्शन होगा तभी जाके मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। हाँ जी, एनीबडी एल्स? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन बोलो। डन। MEC का था। MEC का था तो लेट नहीं हो गया MEC के लिए? हाँ। हाँ तो अभी रुक जा। EMI का बताओ। 20। हाँ 20 सर। 20 नंबर कहता है रिंग ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 100 टर्न्स इज रोटेटेड एट इतना रेवोल्यूशंस पर सेकंड अबाउट इट्स डायमीटर परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन द लूप विल बी नियरली। तो एक देखो यहाँ पर एक मैंने कर दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया और सॉरी रेडियस दे दिया, तो मैं लिख सकता हूँ उसका जो एरिया होगा वो होगा πr²। ठीक है, और ये तो एक का हुआ, ऐसे कितने टर्न्स हैं? 100 टर्न्स हैं, तो टोटल एरिया जो यहाँ पे फ्लक्स में कंसिडर किया जाएगा वो इतना होगा। तो ये है B और ये है यहाँ पर सॉरी ये है एरिया और ये है B। तो और उनके साथ में जो इसके साथ के बीच में जो एंगल है, यानी कि B और एरिया के बीच का एंगल है, वो हमेशा चेंज हो रहा है, उसके बीच में हमेशा रोटेशन हो रहा है। तो जैसे हमने जनरेटर देखा था कि भाई उसमें एक कॉइल गोल गोल घूमती है, तो घूमने के साथ में उनके बीच का एंगल भी चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये कितना आ जाएगा, B इंटू एरिया इंटू कॉस ओमेगा टी। B.A किया हुआ है मैंने, तो ये कौन आया? EMF आया। ठीक है, दिस इज EMF। पूछा क्या है अपने को? एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। तो EMF सॉरी ये तो क्या आया? फ्लक्स आया है। ये तो क्या है? फ्लक्स आया है। तो EMF का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये आ जाएगा B, साथ में ये 100 इंटू πr² इंटू कॉस ओमेगा टी, इसका आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये EMF E आ चुका है। फिर डिवाइड बाय अगर मैंने रेजिस्टेंस कर दिया तो यहाँ से मिलने वाला करंट भी मेरे पास बन जाएगा। तो एम्पलीट्यूड समझते हैं क्या होता है? एम्पलीट्यूड समझते हैं कितना होता है? एम्पलीट्यूड इज ये थोड़ा SHM में काफ़ी टर्म ये यूज़ होती है। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट करंट। मतलब जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो इसको देखो, ये ओमेगा को पीछे से उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो आई कैन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो यहाँ बनेगा, दिस वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड दैट इज द फाइनल आंसर। यही आपका एम्पलीट्यूड बनने वाला है। हाँ जी, तो दैट क्वेश्चन इज ओवर। और कुछ डाउट हो तो बोलो। ओके, तेरा MEC का मेरे को व्हाट्सएप कर देना, अपन बात वहाँ कर लेंगे। ठीक है, और अगली बार ध्यान रखना थोड़ा टाइम से आए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं बाबा। क्वेश्चन एक दिया था मैंने, ये वाला है ना, इसके अलावा भी एक और दिया था, मुझे लगता है कुछ दिया था क्या? हाँ ये वाला, ये मैंने आपसे पूछा था कि दोनों सिनेरियो में, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2,
बताइए 1 और 2 में क्या था, कैपेसिटर है, 1 और 2 में क्या था, एनर्जी सोर्स है। यहाँ पर एक केस में तो यहाँ पर क्या है, डीसी सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा है, एसी सोर्स लगा है। जब एसी सोर्स लगाया तो एनर्जी लॉसेस कितने हैं, 0 है। और जब हमने डीसी सोर्स लगाया तो एनर्जी लॉसेस 0 नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस बना है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। देखें कि दोनों के इसमें एनर्जी लॉसेस डिफरेंट आ रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि एनर्जी लॉसेस दोनों में 0 है, या दोनों में हाफ सी स्क्वायर, या ऐसा कुछ बन गया। कुछ भी गेस करना चाहें। एनीवन, कुछ भी कोई गेस करना चाहेगा क्या। सर वो अगर एसी सोर्स को मतलब बैटरी माना तो वो रिवर्स भी होगा, मतलब बैटरी पूरी पोलैरिटी उसकी उल्टी हो जाती है इसलिए। ठीक है, एसी में रिवर्स भी होगा। तो एनर्जी लॉस तो एनर्जी लॉस है ना, मतलब ऐसा समझो कि ये रहा एक सरफेस जिसमें फ्रिक्शन था, इस ब्लॉक को राइट में लेके गया तो यहाँ पे फ्रिक्शन ने कुछ वर्क डन किया, फिर वापस जब आया तब भी एनर्जी लॉस हो गया। तो जब वापस इनिशियल पोजीशन में आएगा तो एनर्जी लॉस नेट क्या 0 हो जाएगा क्या। नहीं सर, नहीं। तो इस लॉजिक से मैं यहाँ पर भी कह सकता हूँ कि बाबा ऐसा कोई मतलब एसी हो जिसमें पोलैरिटी चेंज हो रही है तो उससे तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाउ व्हाट, सोचो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको अगर आंसर आ गया। और गैस वर्क ही करना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सही आंसर देंगे। जल्दी से गैस करो एंड एनीबडी। नो, चलो देखो कि इन फर्स्ट सिनेरियो यानी कि जब डीसी था तब डीसी सोर्स में मैं देखता हूँ जैसे ही इसको कनेक्ट कर दिया, जब जैसे ऐसे ही यहाँ पर मैंने स्विच को ज्वाइन कर दिया इस तरह से, तो बैटरी का ईएमएफ कितना था, ई था। और फिर उसका मतलब जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पर सीधा का सीधा पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर कितना बन चुका है, ई बन चुका है। ऑन दी अदर हैंड मैं अगर एसी सोर्स की देखता हूँ तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है, वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं देख सकता हूँ कि जब टी की वैल्यू 0 रखी जाए तो वोल्टेज कितना आ गया, 0 आ गया। टाइम की वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दी जाए तो वोल्टेज धीरे से चेंज हो जाएगा। टाइम की वैल्यू फिर चेंज कर दी हल्के से, वोल्टेज फिर चेंज हो गया। क्या बताइए यहाँ पर जो सेकंड केस है यानी कि एसी सोर्स है, क्या वोल्टेज का जो चेंजेस हैं क्या एकदम सडन चेंजेस हैं क्या, नहीं 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 सर। है ना, यहाँ पर जो है सडन चेंजेस नहीं है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, फर्स्ट केस में सडन चेंजेस इन वोल्टेज आ रहा है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, बट ऑन द केस ऑफ एसी के सिनेरियो में देर इज नो सडन चेंज इन वोल्टेज। एंड इन दैट सिनेरियो बच्चा आप क्या बोल सकते हैं कि जब सडन चेंज आया तो यहाँ के जो चार्ज पार्टिकल हैं उनको एकदम से धक्का लगा, मूव होने के लिए ऑर्डर आ गया, एकदम से भागो। और भागो तो इसका मतलब एकदम से यहाँ पर बर्स्ट ऑफ चार्ज होगा, चार्ज खूब तेजी से एक्सेलरेट करेंगे शुरुआत में। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर ऐसा कोई सडन चेंजेस इन वोल्टेज नहीं आया, वोल्टेज धीरे 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 बढ़ा। तो जो एक्सेलरेशन रहा वो बहुत ही कम या बहुत ही 0 के लगभग लगभग रहा। बट ऑन दी अदर हैंड डीसी के केस में यहाँ पर एक्सेलरेशन जो रहा बहुत ज़्यादा रहा, या एब्रप्ट चेंज या सडन फ्लो ऑफ चार्ज रहा। तो उसकी वजह से यहाँ पर चार्ज एक्सेलरेटेड फॉर्म में ज़्यादा रहे। और एक्सेलरेटेड चार्जेस क्या करते हैं, हाँ एमिशन करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं। किसने बताया था ये बात, मैक्सवेल। ठीक है, और इसी बेसिस पर हमने एक्सरे में भी एनर्जी लॉसेस देखे थे। तो देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो सडन चार्ज बना, फ्लो किया, इसकी वजह से एक्सेलरेटेड चार्ज हुए, और एक्सेलरेटेड चार्जेस यहाँ पर करवाते हैं क्या बोल रहे हैं उसको, एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो एनर्जी रेडिएट हुआ तो बाय द लॉ ऑफ मैक्सवेल एनर्जी रेडिएट होगा तो इसका मतलब ऑब्वियसली लॉस भी होगा। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर ऐसा सडन चार्ज मूवमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ एनर्जी लॉसेस नहीं हुए हैं। समझे, हाँ सर। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर। सर अगर वो कॉस, वो हाँ वोल्टेज अगर कॉस मतलब कॉस ओमेगा टी होता तो टी इक्वल टू जीरो पे पूरा का पूरा उसका वोल्टेज वी नॉट होता ना। ये मैंने कर दिया v इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। रिमेंबर दिस इज एन अल्टरनेटिंग सोर्स, है ना। इन अल्टरनेटिंग सोर्स वे हमने कनेक्ट कर दिया है इसको, और ये कई सारी साइकिल चला रहा है ना, ऐसे कंटिन्यूस यहाँ पे साइकिल चला रहा होगा। तो कभी जब कॉस ओमेगा टी में इसका वोल्टेज वी नॉट जब मैं लिखता हूँ टी इक्वल टू जीरो, तो टी की वैल्यू टी से जीरो वाले से पहले वाली सिचुएशन में मैं भी तो ये सर्किट कनेक्टेड था ना, मतलब टी इक्वल टू जीरो से पहले। टी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो टी इक्वल टू जीरो से पहले वाली सिनेरियो में भी तो सर्किट कनेक्टेड स्टेट में है, और यहाँ पर कंटिन्यूसली आपका इसमें जो भी वेरिएशंस हो रहे हैं वो कंटिन्यूस हो रहे हैं। मतलब जब ऑब्जर्व करना शुरू किया उससे पहले भी तो यहाँ पर वेरिएशन पॉसिबल है ही ना। समझते हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ और हाँ यहाँ सर। पर जो वेरिएशन है वो पहले से ही चलते आ रहे हैं, तो चाहे आप साइनोसोडल ग्राफ बनाएं या चाहे आप कॉस वाला ग्राफ बनाएं, उनका जो वेरिएशन है वो सेम ही तो है। चाहे मैंने ये कॉस वाला ग्राफ बना लिया, चाहे मैंने ये साइन वाला ग्राफ बना लिया, ये हाँ आपका सर वो ठीक वेरिएशन है। जो है वो यहाँ से देखना शुरू किया, ये मैंने हम्म साइन का ग्राफ बना दिया। और साइन के केस में मैंने अगर वेरिएशन यहाँ से देखना शुरू किया तो मुझे ये देखना शुरू हो जाएगा ना। हम्म। तो ये तो बिल्कुल कॉस वाला ही ग्राफ बना। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि भाई साइन है या कॉस है। पॉइंट इज दैट कि बाबा एंटायर साइकिल में, यानी कि एक पूरे टाइम पीरियड में, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, एनर्जी लॉस जीरो आया है। समझ रहे हो। तो एक पूरी साइकिल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक ऐसा ये नहीं कह रहे कि इस इंस्टेंट पर कितना एनर्जी लॉस हुआ है या उस इंस्टेंट पर कितना एनर्जी, है ना। एक पूरे इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैंने, कि पूरा चार्जिंग वाली स्टेट में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर कंप्लीटली चार्ज होने में हाफ सी ई स्क्वायर का हो रहा है, और यहाँ पर ऐसा कोई लॉस मुझे नहीं दिखा है। समझ पा रहे हैं ये बात। अरे हाँ हाँ सर। तो बोल दो यार। हाँ नेक्स्ट, सर। अभी मैं बात करता हूँ, एक रजिस्टर है और ये वी नॉट साइन ओमेगा टी दे दिया, तो इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में आपसे पूछा था, क्या लिखे इंस्टेंटेनियस पावर। हाँ हम्म, आई नॉट साइन। है ना। वोल्टेज प्लस। अक्रॉस रजिस्टर इनटू करंट अक्रॉस रजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट अक्रॉस रजिस्टर कितना है, वो है वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। तो यहां से दिस इज कमिंग आउट टू बी वी नॉट स्क्वायर बाय आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एंड यहां से ये आ चुका है पी इंस्टेंट। तो हर एक इंस्टेंट पे पावर जो होगी वो इस तरह से डिपेंड हो रही है टाइम पर। टाइम की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रख दी जाए तो हर एक टाइम पे इंस्टेंट पर उसकी पावर जनरेटेड या पावर लॉस हमें कितना है वो पता लग जाएगा। अब बात करते हैं मुद्दे की, यानी कि पावर एवरेज की बात करते हैं। कितना आ गया बोलो। यार कैलकुलेट करके लाना था ना यार, ऐसे तो नहीं करते हैं। कितना आ गया था ये। हम्म, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, घर से करके लाने के लिए कहा था, और मुझे लग नहीं रहा कोई करके आया यहाँ पर जिस तरह से आंसर आप दे रहे हो। तो भाई क्लास नोट्स वगैरह पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप। हम्म, तो बताओ भाई यहाँ पर क्या करेंगे। हम्म, 20। क्या करें बोलो।
बोलो, ये तो ऐसी चीज़ हुई जो इंटीग्रेशन ऑफ बता देनी चाहिए थी बाबा। बिल्कुल ही डिस्करेजिंग आपके एफर्ट्स इंटीग्रेशन हैं। मतलब 1% एफर्ट नहीं कर रहे हो यार, कैसे चलेगा यार। हम्म। सिलेक्शन तो क्या मतलब 12वीं पास भी कर पाओगे क्या ऐसे तो फिर। सिंपल सा एक सवाल दिया था, सिंपली आपको गलत ही बता दो, लेकिन बताओ तो सही। हम्म। इंटीग्रेशन कैसे? अरे इंटीग्रेशन करना था, घर पे हाँ, करना था ना यार, मैंने आपको होमवर्क दिया था ना ये क्वेश्चन। क्लास नोट्स वगैरह कोई खुलता ही नहीं है क्या कुछ? कि घर पे जाने के बाद में कॉपी किताब कभी खुलते हो क्या, ये कि भाई क्लास नोट्स हैं उसको पढ़ना वढ़ना होता है, ये पता है कि अपने को ये बात। अरे पता है ना, क्लास नोट्स मतलब क्लास में जो किया है उसको घर पे जाके खोलते हो कि नहीं खोलते हो, या बस ऐसे ही आ गए मुंह उठा के वापस। बिल्कुल ही आसान सा खोलते सवाल नहीं। था, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन दिया था, वो भी नहीं किया। फिर मैं करूँगा तो फिर आपका मौका कब आएगा यार। है ना, मैं तो आपकी एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकता हूँ, आप अपने आप को अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो चांसेस कम होते जाएंगे अपने तो। और हर रोज बताना पड़ रहा है यार, मतलब ये तो बिल्कुल ही इंडिकेशन है आपका सेल्फ मोटिवेशन बिल्कुल ही जीरो के आसपास है। गिरी सर भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ, आपके मैथ्स टीचर भी बताते होंगे। मतलब एक ही सवाल तो दिया था ना, ऐसा कौन सा मतलब आपको पहाड़ तोड़ के बोलने के लिए कहा था कि यार ये करो। बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर, मतलब एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। एवरेज पावर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो दिस वन वुड बी इंटीग्रेशन डी टी। तो यहाँ से आ गया वी नॉट स्क्वायर तो बाय आर, ये तो कांस्टेंट था बाहर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बचता है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, और यहाँ पर 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये पता लग जाएगा, ये 1/2 आ जाने वाला है। तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2r दैट इज़ दी एवरेज पावर। तो यहाँ से पावर एवरेज हमारी बनी है वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2r, या हम लिखें 2r, या हम लिखें वी नॉट को तो वी नॉट लिखा, साथ में ये 2 तो था ही, साथ में ये लिख दिया वी नॉट बाय आर। इसको अपन स्टाइल से कई बार आई नॉट भी लिख लेते हैं, तो वी नॉट आई नॉट बाई 2 भी लिखा जा सकता है। और ऑल्सो वी नॉट को भी हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू आर लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हमारे पास एवरेज पावर बन चुकी है इन दिस एसी सर्किट, जिसमें कि वोल्टेज दिया गया है, रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है, और इन दोनों के साथ में हमने देखा पावर लॉस कितना बना हुआ है। अब चलिए इसमें बताइए कि जब वोल्टेज की वैल्यू थी V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो बताइए VRMS कितना आ जाएगा। नो वन, कितना होगा VRMS की वैल्यू। कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अरे भाई किए हुई चीज़ें बता रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ मैं। हम्म। सर वी नॉट बाय रूट 2। V0/√2। सिमिलरली अगर मैं I लिखता हूँ, जिसको मैं जनरली V0/R लिखता हूँ, वो आ जाएगा साइन ओमेगा टी। तो IRMS कितना आ जाएगा।
ये हम इसको मैंने आई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख दिया, मैंने आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया। हाँ तो बताओ, आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा तो यहाँ पर आई आर एम एस कितना आ जाएगा? आई नॉट बाय रूट टू। तो आई नॉट बाय रूट टू। तो अब इन दोनों की मदद से पावर के पास आते हैं। तो पावर एवरेज अगर लिखें तो वो कितना आ गया था, वी नॉट स्क्वायर बाई टू आर। तो उसको लिख सकते हैं वी नॉट बाय रूट टू का होल स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं, यानी कि वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर लिखा जा सकता है। सिमिलरली ये क्या दिख रहा है, ये आपके पास बना है पावर एवरेज। एक और तरीके से हम लिख सकते हैं दैट इज़ आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टू, यानी कि आई नॉट बाय रूट टू का होल स्क्वायर इंटू आर, यानी कि आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो क्या समझ में आ रहा है कि एसी सर्किट में अगर वोल्टेज को रखा गया वी नॉट साइन ओमेगा टी तो उसमें जो पावर जनरेटेड बनी है एक साइकिल के दौरान वो बन चुकी है वी नॉट स्क्वायर बाई टू आर, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, वी आर एम एस स्क्वायर बाई टू आर के बराबर आ चुकी है। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि एक डीसी सर्किट बनाता मैं, एक डीसी सर्किट बनाता जिसमें वोल्टेज ऑफ द बैटरी रखता वी नॉट बाई रूट टू, तो बताइए उसमें पावर जनरेटेड कितनी हो जाती? अगर मैं वोल्टेज रखता वी नॉट बाई रूट टू तो बताइए उसमें पावर जनरेटेड कितनी हो जाती? हाँ सिंपल सर्किट है, एक डीसी सर्किट है, सिंपली एक बैटरी लगी है, सिंपली एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी का वोल्टेज है वी नॉट बाई रूट टू, तो पावर जनरेटेड क्या होगी, वी नॉट स्क्वायर बाय टू आर। वी नॉट स्क्वायर बाई टू आर। और यहाँ पर कितना आया है, वी नॉट स्क्वायर बाई टू आर। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो एसी सोर्स है और सिंपली रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, एसी सोर्स के वोल्टेज लिखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसने एवरेज पावर उतनी ही जनरेट करी है जितनी कि एक बैटरी रेजिस्टेंस आर से जुड़ी हुई है, लेकिन बैटरी का वोल्टेज कितना है, वी नॉट बाय रूट टू। यानी कि यहाँ पर इसका जो इफेक्टिव बन रहा है एक साइकिल के लिए, एक साइकिल मतलब 0 से 2 पाई बाय ओमेगा टाइम के लिए, जो इसका इफेक्टिव वोल्टेज बन रहा है वो वी नॉट बाय रूट टू बन रहा है। समझे क्या? हाँ सर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हो चुका है रेजिस्टिव सर्किट, हमारा हो चुका है कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव में पावर जनरेटेड कितनी आ गई थी, कैपेसिटिव में पावर जनरेटेड कितनी आ गई थी? हाँ जी, कैपेसिटर में पावर जनरेटेड कितनी आ गई थी? अरे यार ऐसा तो मत करो। कल ही की हुई चीज़ें हैं, अपन बता नहीं पा रहे हैं, तो या तो मेरी एफर्ट में गड़बड़ है और या तो आपके एफर्ट में गड़बड़ है। मेरी तरफ से कुछ हो रहा हो तो बताओ। अरे भाई सिंपल सा सवाल है, पावर जनरेटेड इन द कैपेसिटर क्या होगा? अरे पेज ही पलट लो बेशर्मो, कल ही तो पढ़ाया है। कैसे पढ़ाऊंगा रे मैं ऐसे यार? हाँ, कितना आ गया था पावर जनरेटेड कैपेसिटर के लिए? 0 आ गया था। अभी शुरुआत में ही तो डिस्कस किया ना। क्या समझ नहीं आ रहा तो बताओ भाई, है ना? तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे अपने आप पर ही डाउट हो रहा है। बताओ जल्दी से, अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो बताओ।
समझ रहा। तो फिर ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो आप लोग? वो पूछता हूँ पावर जनरेटेड अक्रॉस कैपेसिटर, शांत बैठे हो। पूछता हूँ बैटरी के अक्रॉस अगर वोल्टेज इतना है, रेजिस्टेंस लगा दिया, पावर कितनी है पता ही नहीं है। तो अगर मतलब पढ़ना ही नहीं है तो वैसे बता दो यार, मतलब क्यों मैं अपने एफर्ट करूँ, क्यों आप भी इतना टाइम वेस्ट करें? आप में से तो किसी का सिलेक्शन होगा ना, तो आपकी अगर ऐसी हालत रहेगी तो फिर कैसे चलेगा किसी का? तो ध्यान दो, कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, बताओ एवरेज पावर कितनी आ गई? 0। अगर मैं वोल्टेज रखता हूँ कैपेसिटर के अक्रॉस वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो करंट होगा क्या वो सेम फेज में होगा वोल्टेज के साथ में? पाई बाय 2 डिफरेंस। नहीं, करंट आगे पाई बाय 2 होगा, करंट कितना आगे एक्सीड होगा? करेगा। पाई बाय 2। पाई बाई टू आगे होगा। अच्छा, फिर एक और टर्म हमने वहाँ पर देखी थी रिएक्टेंस नाम से, तो रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई थी? कैपेसिटी 1 बाय ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी। और वहाँ पर वो फॉर्मूले में इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे कि एक रजिस्टर की यूनिट हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हमने रजिस्टिव भी देख लिया, हमने कैपेसिटिव भी देख लिया। नेक्स्ट वन कम्स इंडक्टिव सर्किट, यानी कि जिसमें कि एसी सोर्स के साथ में इंडक्टर को कनेक्ट किया गया है। तो थर्ड वन इज इंडक्टिव सर्किट, तो जिसमें कि हमने एसी सोर्स के साथ में इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया है, सॉरी, इंडक्टर को कनेक्ट किया। तो ये इंडक्टर आपका कुछ इस तरह से ये बन गया, ये एल बन गया। वोल्टेज सोर्स दे रखा है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे करंट भी होगा। करंट होगा तो करंट का जो वैल्यू है वो क्या बन रहा होगा? जैसे हमारे कैपेसिटर में निकाला था हमने कि भाई वो आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, उसी तरह से हम यहाँ पर भी देखना चाहते हैं कि कितना बनने वाला है करंट। तो ज़रा सोचिए। माइनस पी नॉट बाय एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी, फिर उसके बाद में कॉस ओमेगा टी। कैसे किया? केवीएल। केवीएल से किया, तो वो कितना आ जाएगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी। केवीएल की इक्वेशन क्या बनेगी? वी नॉट साइन ओमेगा माइनस एल डी आई बाय डी। माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर 0। ज़ीरो। माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर ज़ीरो। तो यहाँ से अब बना केवीएल जब लिखा तो ये आ चुका है वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी बराबर ज़ीरो आ चुका है। तो यहाँ से आया एल डी आई बाई डी टी इज इक्व टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगला क्या करें? डी आई बाई डी टी इज इक्व टू, बोलो आगे क्या लिखें? वी नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी। एंड डी टी को भी मैंने इधर ले लिया, तो ये आ गया डी टी। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आई इज इक्वल्स टू मेरे पास बनेगा वी नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस सी। सम ऐसा कर दिया है ना, इंटीग्रेशन में मैंने ऐसे कर दिया। अभी लिमिट वगैरह मैंने नहीं डाली थी तो मैंने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा दिया। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पर वी नॉट बाय ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये बन गया। अब मैं देखता हूँ कि ये अपना कौन सा सर्किट, ये क्या बना हुआ है? अल्टरनेटिंग करंट बना हुआ है, आई बना हुआ है जो कि अल्टरनेटिंग करंट बना हुआ है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि बाबा ये सी जो है, सी कांस्टेंट है, उसको निकालना पड़ेगा, कितनी वैल्यू है इसकी पता करनी पड़ेगी। तो चलिए ज़रा याद कीजिए कि जब हमने अल्टरनेटिंग करंट लिखा था जो कि साइनसोइडल नेचर का था, बताइए उस अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट कितना आ गया था? 0 आ गया। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि बाबा आई की वैल्यू इतना है, तो इसका जो एवरेज लिखा जाएगा यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिखा जाना चाहिए कितना? 0 आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन के बाद में ये वाली चीज़ तो 0 आ ही जाती है, तो इसका मतलब ये वाला जो इससे फैक्टर बनेगा वो भी 0 बन जाना चाहिए। और इससे कंक्लूड कर सकते हैं बाबा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो सिंस
आई एवरेज इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये 0, दैट मीन्स सी की वैल्यू 0। तो आई की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ बनी है दैट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, इतना बन चुका है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, साइन के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय ओमेगा एल माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, इसको ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, और माइनस को भी एडजस्ट करें तो क्या लिखें बोलो? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अगर मैं वोल्टेज लिखता हूँ यहाँ पर, तो वोल्टेज कितना आ गया था? वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये साइन ओमेगा टी का डायमेंशन क्या होगा? ये जो पूरा है इसका डायमेंशन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब ये जो करंट है आई इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय समथिंग, यानी कि ये जो समथिंग है वो क्या कर रहा है? उसी तरह से काम कर रहा है इस फॉर्मूले में जैसे कि रेजिस्टेंस काम करता है। तो इसको क्या लिखा जाएगा? रिएक्टेंस। ये रिएक्टेंस किसकी वजह से बना? कैपेसिटर की वजह से या इंडक्टर की वजह से? इंडक्टर। तो इसको लिखा जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसको एक्स लिखेंगे। और वहां पर जैसे सी लगाया था, यहाँ पर क्या लगाऊंगा नीचे? एल, एक्स एल लिख देंगे। तो यहाँ पर एक्स एल की वैल्यू जो बन चुकी है दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल बन चुकी है। और ये क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू आ चुकी है ओमेगा एल। अब मैं फेज की बात करता हूँ, तो यहाँ पर फेज ऑफ वोल्टेज अगर लिखें तो वो कितना है? ओमेगा टी। अच्छा बताइए, फेज ऑफ करंट अगर देखें तो वो कितना है? ओमेगा टी माइनस। तो यहाँ पर फेज में देखें तो कौन आगे चल रहा है? किसका फेज ज्यादा है, किसका फेज कम है? वोल्टेज का ज्यादा है, वोल्टेज का ज्यादा है, करंट का कम है। तो मैं देख सकता हूँ फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2, पहली बात। दूसरी बात कि वोल्टेज यहाँ पर आगे चल रहा है, वोल्टेज लीड्स द करंट इन फेज बाय, क्या लिखूं? पाई बाय 2। तो जरा याद कीजिए, अभी हमारे पास तीन चीजें देखी, कौन सा? एक तो रेजिस्टिव सर्किट, एक कैपेसिटिव सर्किट और एक इंडक्टिव सर्किट। बताइए कि रेजिस्टिव सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज के फेज डिफरेंस कितना होगा? रेजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। रेजिस्टिव में आ जाएगा 0। फिर उसके बाद में आता है अपना कैपेसिटिव। तो कैपेसिटिव में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई बाय 2 होगा। बताइए वहां पर करंट लीड करेगा कि वोल्टेज? करंट था। तो हमें बोल सकते हैं कि बाबा कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करेगा और पाई बाय 2 एंगल से लीड करेगा। ऑन दी अदर हैंड जब मैं इंडक्टिव सर्किट की बात करता हूं तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाय 2 है। अच्छा, यहाँ पर कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर में फेज डिफरेंस 0, कैपेसिटर में फेज डिफरेंस, और कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा। लैग कौन कर रहा है? वोल्टेज। अब मैं इंडक्टर की बात करता हूं तो यहाँ पर फेज डिफरेंस पाई बाय 2। लीड कौन कर रहा है? वोल्टेज। लैग कौन कर रहा है? करंट लैग कर रहा है। तो मैं अगर ये ऐसा मान लीजिए, मैंने एक रेफरेंस लाइन ऐसे बना दी और लेट्स से मैंने वोल्टेज V नॉट को इधर बना दिया, ये है ओमेगा टी, और ये बोल दिया V नॉट। तो बताइए करंट का जो एरो बनाऊं वो कहां पर बनना चाहिए? नीचे। इससे नीचे। कितने एंगल पर? पाई बाय 2 नीचे। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये पाई बाय 2 नीचे हो जाएगा। ये मैंने आई नॉट ऐसे लिख दिया। आई नॉट की वैल्यू लिखें तो वो क्या हो जाएगा? V नॉट अपॉन XL, है ना? ओमेगा एल या XL लिख सकते हैं उसको। इसी तरह से V नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I नॉट इंटू XL लिखा जा सकता है। इतनी बात क्लियर है?
हाँ सर। चलिए अब मैं बात करता हूँ एक एग्जांपल जिसमें कि आपको ये इंडक्टर दिया है। इंडक्टर में करंट मैंने दे दिया I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई कुछ कांस्टेंट है, कुछ भी है। तो अब मैं यहाँ पे इंडक्टर का दे दिया, ये L है, तो बताइए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा? वी नॉट एक्सएल। हाँ जी, आई नॉट एक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई। हाँ, वोल्टेज लीड करेगा कि लैग? लीड करेगा। तो ये वोल्टेज का कुछ ना कुछ ऐसी बनेगा कांस्टेंट, फिर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये तो क्या था, करंट का फेज था। फिर वोल्टेज आगे होता है, कितना आगे होता है, पाई बाय 2, तो इसलिए मैंने पाई बाय 2 यहाँ लिख दिया। अब बात करते हैं ये जो इसकी वैल्यू थी ये क्या लिखी जाएगी? ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल, और एक्सएल लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल। समझे? हाँ सर। हाँ कुछ कह रहे हो? हाँ सर। नहीं हाँ वो तो ठीक है। किसी ने डाउट पूछा था, कुछ आवाज आई थी हल्की सी पीछे से। कोई डाउट है क्या? बोलो। बैकग्राउंड म्यूजिक। नहीं सर। ओके चलो अब देखो हमने क्या कर लिया, इंडिविजुअली देख लिया। इंडिविजुअली मतलब मैंने रेजिस्टेंस देख लिया, मैंने कैपेसिटर को अलग से देख लिया, मैंने इसको इंडक्टर को अलग से देख लिया। चलिए अब इसके बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या लिखी जाएगी? P इंस्टेंटेनियस। जनरल लिख लेता हूँ ना, इसको भूल जाओ, इस सवाल को। मैंने लिख लिया V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और मैंने करंट लिख दिया है वो है वी नॉट बाय एक्सएल या आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो अब इसकी मदद से मैं देखना चाहता हूँ इंस्टेंटेनियस पावर क्या लिखी जाएगी। IV कितना होगा? आई वी हो जाएगा। तो वो सिंपली आ जाना है वी नॉट इंटू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एंड यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस पावर। अब आती है मुद्दे की बात, एवरेज पावर। इंटीग्रेशन ऑफ आई ओमेगा dt इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखो इंटीग्रेशन में उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से कर ही पाएंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? इसको डालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाय ओमेगा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। तो इस तरीके से हमारा बना हुआ है इंटीग्रेशन, और ये डी टी ऊपर। तो अब इसका इंटीग्रेशन जल्दी से बताओ क्या करें? 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। फिर n प्लस बस वो माइनस साइन 2 ओमेगा टी बन गया ना। हाँ से कम उसका इंटीग्रेशन बिल्कुल, ये साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा माइनस साइन के साथ में, फिर उससे कॉस 2 ओमेगा टी आ जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब ये अल्टीमेटली नहीं, वो भी कितना माइनस आएगा तो माइनस माइनस लिमिट डालोगे 0 आ जाएगा, 2 तो 0 आ जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब अल्टीमेटली द एवरेज पावर इज कमिंग आउट टू बी 0। इसका मतलब इंडक्टर में कोई इफेक्टिवली एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जितनी शुरुआत में हो सकता है कि इसने एनर्जी कंज्यूम करी हो, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, एनर्जी ये खुद से दे देगा, तो ये एनर्जी लॉसेस नहीं होने वाले। और इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, चाहे करंट बढ़ रहा हो चाहे करंट कम हो रहा हो, ये हमेशा हमेशा लोड की तरह काम करेगा। कौन? रेजिस्टेंस, जिसमें कि हमेशा वो एक एनर्जी लॉस करवाएगा। इन दी केस ऑफ इंडक्टर जब मैंने देखा कि जो अपना एसी सोर्स है उसमें करंट कभी बढ़ भी रहा होगा कभी कम भी हो रहा होगा,
तो जब करंट बढ़ने लगा तो इंडक्टर बोलेगा रुको रुको रुको, बढ़ाओ मत। और फिर करंट अगर कम होने लगा तो वो बोलेगा कि रुको रुको रुको, करंट को कम मत होने दो। तो इसका मतलब दोनों सिनेरियो में, यानी कि जब करंट बढ़ रहा है तो वो रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि वो खुद एनर्जी खा लेगा, और जब करंट कम हो रहा है तो वो उसको भी रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि वो एनर्जी देने का काम करेगा। तो एनर्जी कभी ले रहा है कभी दे रहा है, तो ओवरऑल उसकी जो पावर लॉस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझे क्या? 0। अब बात करते हैं एल सी आर सर्किट। तीनों को एक साथ चिपका दिया मैंने कि एल सी आर सब कुछ लगा दिया। तो ये मैंने लिया है इंडक्टर, दिस इज कैपेसिटर, एंड ये ले लिया है रेजिस्टेंस। साथ में ये एक एसी सोर्स है, एसी सोर्स के ये ऐसा कनेक्ट कर दिया। तो ये V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इतना बन दिया। अब यहाँ पर मैं L भी दे दिया आपको, और L दे दिया तो क्या XL की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? कितना हो जाएगा, ओमेगा निकल इंटू। अच्छा बताइए XC की वैल्यू क्या होगी, बोलो? 1/ωc। 1/ωc, और R तो R है ही, यानी कि इसका XL हमें पता है, इसका हमें XC पता है। तो अगर हमें वोल्टेज दे दिया गया है और ये साथ में रेजिस्टेंस R भी दे दिया है, तो अब हम जानना चाहते हैं कि इस सर्किट में करंट कितना होगा, सर्किट में जो करंट है वो कितना होना चाहिए। तो अब इस सवाल को कैसे किया जाए इसको समझते हैं। तो देखो बाबा, सिर्फ अगर इंडक्टर होता तो करंट लैग करवाने की कोशिश करता। सिर्फ अगर इंडक्टर होता तो करंट को π/2 पीछे धक्का मारने की कोशिश करता। सिर्फ अगर कैपेसिटर होता तो करंट कहां पर होना चाहिए था, π/2 आगे होना चाहिए था वोल्टेज के। और सिर्फ अगर रेजिस्टेंस होता, सिर्फ अगर रेजिस्टेंस होता तो दोनों यानी कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में पाए जाते हैं। अब क्या हुआ कि ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि करंट जो है π/2 से लीड ना करे, कुछ और एंगल से लीड करे। तो इस चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए, मुझे पता नहीं है कि बाबा ये क्या कर रहा है करंट, तो मैंने मान लिया कि लेट करंट जो होगा I मैंने लिखा, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब वो फाई मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि करंट ऐसा कुछ है। फाई की वैल्यू तो अभी सोच के अभी अपन निकालेंगे, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ चुका है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब मैं देखता हूं कि अगर करंट आ चुका है तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या लिखा जाएगा। करंट मैंने आपको इतना दे दिया, तो बताइए वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा। I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई डिवाइड बाय XC प्लस XR प्लस R। अरे यार, कुछ ज्यादा नहीं सोच लिया मैंने अगर करंट दे दिया तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या वो सेम फेज में होगा करंट के, या कुछ और फेज में होगा? सेम फेज में होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ साइन के साथ में तो ओमेगा टी प्लस फाई बिल्कुल वैसा का वैसा बना रहेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस आर, क्या ये कंप्लीट मैंने सही से लिख दिया है क्या? इंटू आर भी तो करना पड़ेगा। इसी तरह से ऑल्सो अगर मैं लिखता हूँ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, बताइए क्या लिखा जाए। I नॉट इंटू XC साइन ओमेगा टी प्लस फाई माइनस π/2। क्यों? क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है लैग करता है, करंट करता है लीड, कितने से, π/2 से। तो करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। इसका मतलब करंट के कंपैरिजन में यहाँ पर जो फेज लिखना चाहिए π/2 पीछे लिख देना चाहिए। ऑल्सो एक और बचा है, कौन? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। क्या लिखें? I नॉट XL साइन ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस फाई प्लस पाई π/2 प्लस π/2। कैसे पता लगा π/2 आगे है?
लीड करता है ना वोल्टेज। क्योंकि ये है इंडक्टर, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। किससे लीड करता है? करंट से। इसका मतलब करंट का फेज अगर इतना था तो इंडक्टर में क्या करना पड़ेगा? प्लस पाई बाय 2 और करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरे पास में इक्वेशंस हमने लिख ली हैं। किसकी इक्वेशंस लिख दी हैं? रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की। तो अभी देखिए, मैं अगर फेजर डायग्राम बनाना चाहूं तो मुझे क्या दिखेगा कि लेट्स से मैंने बोला कि बाबा ऐसे एक एरो बना दिया, किसके लिए? अपना वोल्टेज सोर्स के लिए। ऐसा मैंने कुछ बना दिया, ठीक है। फिर मैं देखता हूं कि जो करंट है, करंट इसके साथ में, करंट का फेज अगर हमने लिखा तो वो कितना लिखा था बोलो? वोल्टेज के फेज के साथ में डिफरेंस था कि कुछ सेम ही था? करंट और वोल्टेज में क्या कोई फेज डिफरेंस है क्या? फाई का फेज डिफरेंस है। इसका मतलब मैं अगर यहां पर एरो बनाऊं तो क्या एरो एकदम सेम डायरेक्शन में बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो ये करंट का एरो मैंने कुछ ऐसा बना दिया, मान लो आई नॉट, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो? फाई एंगल हो जाएगा। इसमें अभी दिक्कत हो तो बोल दो, शर्माने वाली बात नहीं है। तो डिफरेंस फाई क्यों? देखो, वोल्टेज वी नॉट का जो फेज है, फेज ऑफ वोल्टेज वी नॉट, फेज ऑफ वी नॉट वो बना, वो कितना है बता? कितना है बोलना? अरे ओमेगा टी भाई, ऊपर जाके देख ले। करंट का फेज बता। ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका मतलब दोनों क्या सेम फेज में है क्या? नहीं। किस में फेज दिख रहा है ज्यादा? करंट में दिख रहा है। तो यहां पर मेरे पास देखा कि वोल्टेज का एरो मैंने अगर ऐसा बनाया तो करंट का एरो आगे है और कितना एंगल आगे है? फाई एंगल आगे है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। अब ये फाई एंगल आगे है। अभी तो मैंने क्या बनाया है? वोल्ट, ये आई नॉट बनाया है, वी नॉट बनाया है। इसके अलावा तीन चीजें और हैं, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इन तीनों के एरो भी मुझे बनाने हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का एरो मैं बनाता हूं। तो बताइए कैसे बनाऊं, कहां बनाऊं उस एरो को? आई नॉट क्या लाऊं? क्यों रे बच्चा? फेज डिफरेंस जीरो। फेज डिफरेंस जीरो। किसके बीच का फेज डिफरेंस जीरो है? आई नॉट और वी आर के बीच में। इसका मतलब यहां पर जो वोल्टेज बना है वी आर, जिसको कि हमने आई नॉट इंटू एक्स, सॉरी आई नॉट इंटू आर लिखा है, वो करंट के साथ में देखो सेम फेज में है। तो मैं लिख सकता हूं फेज ऑफ वी आर अगर लिखें तो दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी कि ये देखो, ये दोनों क्या है? सेम फेज में आ चुके हैं। तो यानी कि जो करंट का एरो होगा सेम डायरेक्शन में अपना दूसरा एरो भी बनना चाहिए। समझे क्या? ओके चलो, अभी नेक्स्ट है अपना कौन बचा? वीसी बचा हुआ है। तो बताओ फेज ऑफ वीसी अगर लिखें कितना लिखा जाएगा वो? ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाय 2। तो बताओ करंट के फेज से ये आगे है कि पीछे है? पीछे है। कितना पीछे है? पाई बाय 2। यानी कि मैं इसका अगर एरो बनाऊंगा तो ये पीछे की तरफ बनेगा कि आगे की तरफ? पीछे की तरफ। तो ये ऐसा बन गया। बताइए यहां पर इस एरो के बीच में और करंट वाले एरो के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? पाई बाय 2 होगा। और ये कितना आ जाएगा? आई नॉट इंटू, इसकी जो वैल्यू है यानी कि वीसी जो लिखा जाएगा वो है आई नॉट इंटू एक्ससी बन चुका है। ठीक है, अब एक और बचा हुआ है। किसका लिखा? फेज ऑफ वी एल। बताओ ऊपर वाली इक्वेशन से देख के बताओ कितना लिखें? ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस फाइव।
प्लस पाई बाई 2। तो इसका मतलब करंट के साथ में इस फेज ने जो एंगल बनाया है वो ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? पाई बाई 2 ज्यादा है। इसका मतलब करंट से आगे बनाऊं एरो कि पीछे बनाऊं एरो? आगे बनाऊं। कितना एंगल आगे बनाऊं? पाई बाई 2। तो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस सी वी एल जो लिखूंगा वो क्या लिखा जाएगा? वो हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्स एल, और ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री। समझे क्या? यस सर। है ना, इस तरह से हमारे पास में बन जाएगा आई नॉट इंटू एक्स एल। एक मिनट, ये बना वी क्या था रे, वी एल इज इक्वस टू आई नॉट इंटू एक्स एल। इस तरीके से बन चुका है। अच्छा, अब एक बार देखो कि ये मेरे पास तो पूरे डायग्राम बना लिए मैंने, चाहे करंट के लिए देखो, चाहे मैंने सोर्स वोल्टेज को देखो, चाहे रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, चाहे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज या कैपेसिटर के अक्रॉस, सभी के फेजर बना लिए हैं, सभी के एरो वगैरह ड्रॉ कर लिए हैं। इसमें कोई भी दिक्कत हो अभी बता दो। नहीं है। अब देखो कि यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स ने दिया है वो 3 भाइयों ने मिलके खा लिया। उनमें से एक भाई था कैपेसिटर, उसमें से दूसरा भाई था इंडक्टर, और उसमें से तीसरा भाई जो था वो था रजिस्टर। तो मेरे पास इन तीनों ने मिलकर खा लिया है वोल्टेज ऑफ द सोर्स। इसका मतलब जो V0 बना होगा वो क्या बना होगा? दैट वुड बी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस व्हाट रे, मतलब क्या लिखो रे, इंडक्टर बना हुआ है। और ये किससे बनेगा? ये बनेगा V0 साइन ओमेगा टी, या इसको और अच्छे से लिखें तो Vc कितना आ जाएगा? Vc हमारे पास आ गया आई नॉट इंटू एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई माइनस पाई बाई 2। VR क्या लिखें? आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अगली टर्म आप बताएं। आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बरोबर, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है। अब इससे आगे के कंक्लूजन ड्रॉ करने में टाइम लगेगा, अपन आराम से करेंगे, अभी रश हो जाएगा। तो इससे आगे की बात अपन कल और डिटेल में करेंगे। होमवर्क में क्या करें बोलो? EMI का क्या करना है? ओवन। यस सर। ओवन में क्या करना है बोलो? 20 तक दे दिए थे, तो ओवन के कर लीजिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, और O2 के कर लीजिए आप नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो EMI में आपका होमवर्क जो रहेगा दैट इज O1 एंड O2। O1 में अगले 20 सवाल और O2 में अगले 10 सवाल। ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, अच्छे से करिएगा और कल आराम से डिस्कस करेंगे। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।